फ्रेंड्स, हम जो अपना 13 चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने उसका बेसिक हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, कैसे कैसे डिजीज स्प्रेड होती है, और इसके अलावा जो कौन से इन्फेक्शियस एजेंट से कौन सी डिजीज होगी, वो सारी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली थी। अब जो डिजीज हो रही है वो कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन को इफेक्ट पहुंचाती है, इसके साथ में कौन से टिश्यू या ऑर्गन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें देखना है। जैसे कि भाई एयर से रिलेटेड डिजीज है, उसका हमारे लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसी टाइप से हमें वो मतलब आज की क्लास में वो सारी डिटेल्स पढ़नी है कि भाई कौन से माइक्रोब की वजह से कौन जो डिजीज हो रही है वो कौन से हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन को या टिश्यू को इफेक्ट पहुंचा रही है, वो आज की क्लास में हमें देखना है। साथ में ही जो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोब्स है वो अलग-अलग तरह से हमारे अंदर एंटर करते हैं। मान लो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ माइक्रोब्स एंटर कर गए थ्रू द एयर, तो वो क्या कोज़ करेंगे? वो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट पहुँचाते हैं, मेनली लंग्स को इफ़ेक्ट पहुँचाएँगे। माउथ के थ्रू जो हमारे माइक्रोब्स एंटर करेंगे, वो हमारे स्टमक से रिलेटेड और लीवर से रिलेटेड जो डिजीज़ होंगी वो कोज़ करेंगे, और यही स्टमक एंड लिवर इन दोनों को ही फिर ये स्पेसिफिकली इफ़ेक्ट पहुँचाएँगे। और इसके अलावा जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनके थ्रू अगर कोई माइक्रोब एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि एचआईवी है, एड्स जिसके द्वारा कोज होती है, तो वो कहाँ पे इफेक्ट पहुंचेगा? जो हमारे लिम्फ नोड हैं उनको वो इफेक्ट पहुंचाता है। इसके अलावा जैसे कि मॉस्किटो है, एजा वेक्टर काम करता है डेंगू एंड मलेरिया फैलाने के लिए, तो फिर वो माइक्रोब क्या करेगा? वो हमारे ब्लड के थ्रू एंटर कर जाता है, मेनली जो हमारा ब्रेन है, उसके अंदर जाके वो इफ़ेक्ट पहुँचाना स्टार्ट कर देता है, और कई बार ब्रेन फीवर भी इससे हो सकता है। तो उन्हीं के बारे में वन बाय वन हमें आगे देखना है कि कैसे-कैसे माइक्रोब्स है वो कौन-कौन से ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन की ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या होगा कि मतलब कौन सी डिजीज है जो कौन से टिश्यू को हमारे इफेक्ट पहुंचा रही है, मतलब जो माइक्रोब की वजह से जो डिजीज खोज हुई है उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के कौन से एरिया पे हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे हमें देखना है। द डिजीज कोजिंग माइक्रोब एंटर द बॉडी थ्रू डिफरेंट रूट एंड दस इफेक्ट दैट एरिया। जो माइक्रोब है उसके अंदर जो माइक्रोब है वो बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, उसके बाद वो अपनी रूट्स कहाँ पे फैलाता है, कौन से एरिया को इफेक्ट पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे एंटर फ्रॉम एयर थ्रू द नोज, दे आर लाइक टू गो द लंग्स। एयर के थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू वो एंटर करेगा, देन कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर, और फिर जो हमारा लंग्स वाला एरिया उसको इफेक्ट पहुंचाएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस बैक्टीरिया की वजह से हमें ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी होती है, वो बैक्टीरिया यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इफेक्ट पहुंचाता है, हमारे लंग्स को ही इफेक्ट वो पहुंचाता है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि इफ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर माइक्रोब है वो माउथ के थ्रू एंटर किया है तो वो कहाँ पे, जो हमारी गट लाइनिंग होती है वो वहां पे स्टे कर जाएगा। ओ इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं टाइफाइड कोजिंग बैक्टीरिया। अगर ये एंटर कर गया, टाइफाइड कोजिंग लीवर को इफेक्ट पहुंचाएगा। इसके अलावा जो सीरस कोजिंग जॉन्डिस, जो सीरस माइक्रोब है वो जॉन्डिस है वो कोज करेगा, ये भी मेनली लीवर पे इफेक्ट पहुंचाता है। इसके अलावा जो हमारी स्टमक लाइनिंग होती है उनको भी इफेक्ट पहुंचाते हैं। जो स्टमक के अंदर लाइनिंग प्रेजेंट होती है, ये हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आगे 10th क्लास में पढ़ोगे, वहां पे ये डिस्कस करोगे कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का कैसे कैसे सिस्टम पूरा प्रोसेस चलता है, तो वहां पर स्टमक लाइनिंग के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो उसको भी माइक्रोब्स से इफ़ेक्ट पहुँचाएँगे जो माउथ के थ्रू एंटर हुए हैं। इसके अलावा अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू माइक्रोब्स एंटर किए हैं तो वो हमारे लिम्फ नोड
है उनको इफेक्ट पहुंचाते हैं। इफ दे एंटर थ्रू द सेक्सुअल ऑर्गन दे विल गो टू द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स है वहां पे इफेक्ट पहुंचाते हैं, जैसे कि एचआईवी वायरस अगर एंटर कर गया तो फिर उसकी वजह से कौन सी डिजीज खोज होगी, एड्स खोज होगी। इफ दे आर एंटर थ्रू द मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो बाइट की वजह से अगर कोई डिजीज फैल रही है, माइक्रोब एंटर कर रहा है, जैसे कि मलेरिया और डेंगू दोनों ही मॉस्किटो की वजह से होता है, क्योंकि वो एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करेंगे और देन हेल्दी पर्सन का सक करेंगे, वहां से वो एज अ वेक्टर काम कर रहे हैं। इन्फेक्टेड से वो माइक्रोब्स लेके जाएंगे और वो कहाँ पे ले जाके इंसर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर। तो एज ए वेक्टर वहां पे ये काम करेगा। तो मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो देन दे विल गो टू द लीवर एंड दे विल गो टू आरबीसीज। लीवर वाले एरिया में जो इफेक्ट पहुंचाएगा, आरबीसीज के अंदर एंटर करेगा और कई बार थ्रू द ब्लड ब्रेन तक भी पहुंच जाता है और ब्रेन फीवर हमें उसकी वजह से होता है। मलेरिया कोजिंग माइक्रोब्स प्रोटोजोआ और दे मे एंटर टू द ब्रेन थ्रू द ब्लड। ब्लड के थ्रू ब्रेन के अंदर भी एंटर हो जाता है और उसकी वजह से हमें ब्रेन फीवर होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्गन में और वहीं पे मल्टीप्लाई होते हैं, वहीं पे जो डिजीज है वो कोज करते हैं। इट रिफर टू द सर्टेन ऑर्गन, सर्टेन टिश्यू और सेल। जिस भी एरिया को इन्फेक्ट कर रहा है उसकी उसी की डिटेल पढ़ रहे हैं। वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट द पर्सन बॉडी, ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या स्टेट कर रहा है, क्या रेफर कर रहा है, वही चीज जो पहले वाली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि एक सर्टेन ऑर्गन, सर्टेन टिश्यू, सर्टेन सेल, मतलब बॉडी का जो भी पार्ट इफेक्ट हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जहां भी डिजीज हो रही है, कौन से एरिया पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो वही सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने एयर का पढ़ लिया, टीबी, टाइफाइड का पढ़ लिया, लीवर, तो इसी टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी। पहले क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और माइक्रोब्स ट्रेवल टू द स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन है वहां तक ट्रेवल करके वहां तक पहुंचेगा, वहां पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, देन आगे अपना इफेक्ट है वो शो करना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे उसके जो सिम्टम्स है वो हमें शुरू होने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं माइकोबैक्टीरियम, जिसकी वजह से टीबी होती है, सैलेमिना टाइफी, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। इन सम केस इन्फेक्शन एजेंट गो टू पर्टिकुलर ऑर्गन देन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। कई बार क्या होता है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाएगा, वहां पे मल्टीप्लाई करेगा और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जो सिम्टम्स है, साइंस है उसके, वो हमें शो होंगे और ये भी किस पे, जो टारगेटेड ऑर्गन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सिम्टम्स और साइंस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जिस ऑर्गन को वो इफेक्ट पहुंचा रहा है, स्पेशली जहां से उसने अपना इफेक्ट शो करना, जैसे कि टाइफाइड है, लीवर में जाके वो पहले अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे अलग अलग सिम्टम्स वो शो करना स्टार्ट करता है। तो लीवर से वो चीज फैल रही है तो वहीं से वो साइन और सिम्टम्स हमें मिलने स्टार्ट होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड अपॉन द टारगेट ऑर्गन, साइन और सिम्टम्स जो टारगेट ऑर्गन है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन से सिम्टम्स, कौन सा टारगेटेड ऑर्गन। ठीक है, तो कफ और ब्रीथलेस, मतलब कफिंग हो रही है हमें, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, लंग से रिलेटेड, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कहाँ से किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही हमारा लंग्स है, तो वहीं से पूरा सिस्टम चल रहा है। कफिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे किस में काउंट होंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा, हमारा लंग्स है, तो इफेक्टेड एरिया, टारगेटेड एरिया ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, हमारा लंग्स। फिर उसके बाद है जॉन्डिस, जॉन्डिस कहाँ इफेक्ट शो करेगा, लीवर के ऊपर। इसके अलावा है वोमिटिंग, फिट्स, हेडेक, ये सारे के सारे हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। फिर यहाँ पे पूरा समझा रखा है कि कैसे-कैसे इन्फेक्शियस एजेंट है वो अपना काम करता है, उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। माइक्रोब है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है और टिश्यू के पास पहुँच चुका है।
ये यहाँ पे जाके अपना काम करना स्टार्ट करेगा, मतलब मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करेगा और बॉडी पे इफेक्ट पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। देन जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा ये होगा कि भाई कुछ अनवांटेड चीजें या फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं, माइक्रोब्स एंटर कर चुके हैं, तो उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा एंड देन माइक्रोब के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है वो कोज होगी यहाँ पे, ठीक है? और फिर उस माइक्रोब को धीरे-धीरे खत्म कर देगा। इसके साथ ही हम अलग-अलग मेडिसिन्स लेते हैं, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं इस माइक्रोब के अगेंस्ट फाइट करने में, लड़ने में, इसको वहाँ से सप्रेस करने में। इन दिस एंटायर टिश्यू इज इफेक्टेड बाय द माइक्रोब। ये पूरा का पूरा टिश्यू है वो माइक्रोब से इफेक्टेड है, मतलब माइक्रोब ने अपना पूरा इफेक्ट शो कर रखा है उस जो टिश्यू है उसके अंदर पूरी की पूरी अपनी मल्टीप्लिकेशन करके जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा ली है और उसको कंप्लीटली इफेक्ट करा, उसकी फंक्शनिंग को कंप्लीटली इफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जो इम्यून सिस्टम है जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट एक्टिव होगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी बनाएगा उसके अगेंस्ट। अगर ऑलरेडी एंटीबॉडी है तो वो वहां पे जाके उस माइक्रोब के अगेंस्ट, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट करेगी और उस इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करती है। डिस्ट्रैक्शन इज डन बाय द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। डिस्ट्रैक्शन है वो कौन सी प्रोसेस? रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होगा। इम्यून सिस्टम रिक्रूट मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू। इम्यून सिस्टम है वो सेल्स इकट्ठी करेगा पहले अफेक्टेड टिश्यू में और फिर अपना काम करना स्टार्ट करेगा। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लामेशन। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको और क्या बोला जाता है? इन्फ्लामेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा ये जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें हम जो वायरस की केस स्टडी है वो देख रखी है कि जो एचआईवी वायरस है वो कैसे काम करता है, फिर उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है वो दे रखा है। लोकल इफेक्ट्स कैन बी एब्जॉर्ब। पहले लोकल इफेक्ट्स हैं वो देखे जाएंगे कि क्या क्या, मतलब नॉर्मली क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो देखेंगे। तो स्वेलिंग, पेन, फीवर ये नॉर्मल कॉमन होते हैं मोस्टली डिजीज में। फीवर और पेन जैसे कि हेडेक हो गया हमें, तो ये सिम्टम्स हमें नॉर्मली हर एक डिजीज में देखने को मिल जाते हैं। इन केस ऑफ एचआईवी एड्स, वायरस है वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा, इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा एंड फंक्शन डैमेज बाय द वायरस। इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट तो हुआ लेकिन वायरस का इफेक्ट इतना है कि ये इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देगा। जो भी सेकेंडरी डिजीज होती है, ये पहले भी बताया था, जितनी भी सेकेंडरी डिजीज होती है उनकी वजह से कभी हमारी डेथ नहीं होती। क्या होता है कि जो भी सेकेंडरी डिजीज हुई उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, उसको वीक कर देता है जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, और उसके बाद फिर प्राइमरी डिजीज होनी स्टार्ट हो जाती है। प्राइमरी डिजीज होंगी उसकी वजह से फिर हमारी बॉडी और ज़्यादा वीक होती जाएगी, उसका फंक्शनिंग है वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। तो वायरस के केस में, माइक्रोब के केस में क्या था? माइक्रोब के केस में था कि भई जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन वायरस के केस में क्या हो गया? वायरस तो हमारे इम्यून सिस्टम को ही क्या कर रहा है? इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर रहा है। इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसी को वो डैमेज कर रहा है, ठीक है? और जो इसके माइनर इफेक्ट होंगे, वायरस की वजह से जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसके माइनर इफेक्ट है, वो हमें जल्दी से शो नहीं होते। मतलब स्टार्टिंग स्टेज होती है उनके अंदर शो नहीं होते, जब हम धीरे-धीरे फाइनल स्टेज तक के साइड जा रहे हैं तब हमें इसके इफेक्ट्स हैं वो शो होने स्टार्ट होते हैं। तो वायरस है वो इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा और धीरे-धीरे प्राइमरी डिजीज होंगी और ज़्यादा वीक होता जाएगा और जो इन्फेक्शन हुआ है, जो डिजीज हुई है, वो धीरे-धीरे फैलती जाती है। इफेक्ट आर सीन एज बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ माइनर इन्फेक्शन।
जो इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर, जो इम्यून सिस्टम हमारा फाइट कर रहा था, उसके अगेंस्ट, उस वायरस के अगेंस्ट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। माइनर इन्फेक्शन है, वो होते जाएँगे और धीरे-धीरे बॉडी की फंक्शनिंग है, वो हमारी बंद होती जाएगी। अगर इन्फेक्शन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, वो दूसरी डिजीज़ में बदल जाती है, जैसे कि निमोनिया। कॉमन कोल्ड भी जो रेट्रोवायरस होता है, उसकी वजह से कॉज़ होती है, ठीक है? और हुई तो वायरस की वजह से कॉज़, लेकिन ये एड्स की तरह नहीं है, ये अपना रूप बदल लेती है। कॉमन कोल्ड कुछ टाइम पीरियड के बाद जो माइनर इन्फेक्शन हुआ है कॉमन कोल्ड का, वो धीरे-धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा, वो नमोनिया नमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। गट इन्फेक्शन है, वो डायरिया विद ब्लड, गट इन्फेक्शन डायरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो माइनर इन्फेक्शन हुआ है वो दूसरे इन्फेक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेजर इन्फेक्शन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा, उसकी फंक्शनिंग है उसको धीरे-धीरे कम करना, फंक्शनिंग को स्लो कर देगा। बाकी प्राइमरी डिजीज़ है वो होना स्टार्ट हो जाएँगी और उसका ओवरऑल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर है कि अलग-अलग माइक्रोब्स हैं, वो डिजीज़ फैला रहे हैं, सर्विसिटी कर रहे हैं उनकी, और उस हमारा इम्यून सिस्टम, मान लो वायरस की वज़ह से एक डिजीज़ हुई, इम्यून सिस्टम उसको पहचान के उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है। वो इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है वायरस, लेकिन दूसरी डिजीज़ हो गई किसी माइक्रोब की वज़ह से, किसी फंगस की वज़ह से, तो इम्यून सिस्टम फिर उसको पहचान रहा है। तो मतलब एक साथ बहुत सारी डिजीज़ हो रही है, तो वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटरमाइन करेगा। तो उसमें टाइम पीरियड भी लग जाता है और कई बार अननोटिसेबल भी रह जाती है। वो डिजीज़ उनके अगेंस्ट काम कर रहा है, एक के अगेंस्ट काम कर रहा है, दूसरे को पहचानने में टाइम लग जाता है, तो वो दूसरी बीमारी हमारे अंदर थोड़ा जल्दी फैल जाती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे सामने आती है। नंबर ऑफ माइक्रोब डिटरमाइन द सेवेरिटी ऑफ डिजीज़। अलग-अलग माइक्रोब्स हैं, वो सेवेरिटी डिजीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं। नंबर इज़ डिटरमाइंड बाय द इम्यून सिस्टम। अलग-अलग डिजीज़ है, उनको इम्यून सिस्टम डिटरमाइन करेगा, लेकिन कुछ टाइम पीरियड लग जाता है। स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स, माइनर अननोटिस्ड मैनिफेस्टेशन। माइक्रोब्स कम अमाउंट में आए हैं, तो वहाँ पे कई बार वो अननोटिसेबल भी रह जाते हैं, उनको नोटिस नहीं किया जाता और वो फिर क्या करेंगे, बाद में कोई भी डिजीज़ कोज़ कर देते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड है, वो निमोनिया में कन्वर्ट हो गई। वो एक माइनर डिजीज़ थी, वो अननोटिसेबल रह गई और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई? निमोनिया में कन्वर्ट हो गई। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशन। देखो क्या होगा, अगर बहुत सारे अमाउंट में माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर कर गए और वहां पे जाके वो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो वो हमारी लाइफ के लिए एक थ्रेट है और उसका इफेक्ट हमारी लाइफ टाइम भी चल सकता है, जैसे कि एड्स, कैंसर, ये सारी की सारी डिजीज लार्ज मैनिफेस्टेशन में आएंगे और जो नॉर्मल डिजीज होते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हैं, ये माइनर मैनिफेस्टेशन में इंक्लूड होगी। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि भाई कौन-कौन से प्रिंसिपल यूज़ करें हम ट्रीटमेंट के लिए। तो मेनली 2 वे प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। एक तो जो डिजीज़ है उसके इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करो, दूसरा जो डिजीज़ कॉज़िंग एजेंट है उसको किल करो। फर्स्टली रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़ एंड सेकंडली किल द कॉज़ ऑफ डिजीज़। जो डिजीज़ कॉज़िंग एजेंट है उसको किल करना है। ये इफ़ेक्ट हैं उनको कैसे रिड्यूस किया जाए? सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो डिजीज़ के इफ़ेक्ट है उनको कैसे रिड्यूस करें? एक तो भई अपनी मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम लो और बॉडी को फुल रेस्ट चाहिए। और इसमें एग्ज़ाम्पल फीवर में, लूज़ मोशन, इन सब में ये चीज़ काम करेगी। बट दिस मेथड विल नॉट टेक पैथोजन गो अवे। हम रेस्ट भी कर रहे हैं, हम मेडिसिन भी ले रहे हैं और धीरे-धीरे क्या हो रहा है, जो डिजीज़ है उसकी जो इफ़ेक्ट्स है वो कम होने स्टार्ट हो गए, लेकिन ये कंप्लीटली तो उस पैथोजन को हमारी बॉडी से बाहर नहीं कर पाता। तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिजीज़ कॉज़िंग एजेंट है उसको ही किल करना पड़ेगा। पैथोजन है उसको हम 2 मेथड से किल कर सकते हैं। एक तो मेडिसिन लेके, दूसरा
एंटीबायोटिक्स और एक हो जाएगा कि भाई कंप्लीट वैक्सीनेशन। जैसे कि पोलियो, पोलियो की वैक्सीन हमें स्टार्टिंग में ही दे दी जाती है जब एक छोटा बच्चा होता है उसी टाइम पे, और उस उसके बाद वो वायरस यहाँ पे काम नहीं कर पाता, तो हमने ऑलरेडी उसके अगेंस्ट स्टेप ले लिया है कि इन फ्यूचर अगर गलती से भी वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो वो आगे काम नहीं कर पाएगा। Pathogen can be killed by two common methods. One way is to use medicine. Drug should be choose to kill pathogen. Medicine drug should not affect host metabolism. ड्रग आर एंटीबायोटिक्स, ड्रग है वो होस्ट के मेटाबॉलिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। हम उन ड्रग्स की बात नहीं कर रहे जो नॉर्मली आप न्यूज वगैरह में सुनते हो, उनकी बात नहीं कर रहे। जितने भी हम केमिकल्स ले रहे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं वो केमिकल से बनी है, और केमिकल एज अ ड्रग वो हमारी बॉडी पे काम करते हैं। एज अ ड्रग उनको हम काउंट करते हैं। पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैव डिफरेंट बायोफिजिकल लाइफ प्रोसेस। जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं उनकी जो बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस है वो सबकी अलग-अलग होती है। अब जो फंगस होगी उसकी अलग है, बैक्टीरिया की अलग होगी, इसके अलावा वायरस की अलग होगी, सबकी बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस है वो सबकी अलग-अलग होती है, और जो लाइफ प्रोसेस है उसका पाथवे सिंथेसिस होता है वो भी सबका अलग होगा। बायोकेमिकल प्रोसेस कुड बी पाथवे फॉर सिंथेसिस, उनकी एक पर्टिकुलर सिंथेसिस पाथवे है वो भी सबका अलग-अलग होता है। एंटीबायोटिक ब्लॉक बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग ओरन, और जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो जो भी बैक्टीरियल कोजिंग है या वायरस की वजह से कोई डिजीज हो रही है उसके पाथ जो सिंथेसिस का पाथ है उसी को स्टॉप कर देगी, उसी को रोक देगी। जैसे कि पोलियो में बताया मैंने कि भाई पोलियो की वैक्सीन हमने स्टार्टिंग में ले ली, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक बन गई। अब पोलियो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर भी करता है, तो फिर क्या होगा? ऑलरेडी एंटीबॉडी है, वो उसका मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होने देंगे, उसकी सिंथेसिस ही नहीं होने देंगे, और उसकी सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया कि भाई एक ऑर्गन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, टिश्यू पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, वायरस माइक्रोब का इफेक्ट है उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा, वायरस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है वह कैसे-कैसे, जैसे कि रिड्यूस द डिजीज के इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना, डिजीज को जो कोजिंग एजेंट है उसको मारना। इसके अलावा पहले से ही आप वैक्सीन लेना उस डिजीज़ के अगेंस्ट, ताकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स बन जाए, और जब भी वो माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करे तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट वो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करे और उसके सिंथेसिस को रोक दे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। एक वीडियो और बनेगी, उसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ-साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो, साथ-साथ अपना टॉपिक क्लियर करते रहो, क्योंकि इस सेमेस्टर में बायो के चैप्टर्स ज़्यादा हैं। लास्ट में तो सिर्फ एक चैप्टर था, लेकिन अब की बार ज़्यादा है। एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो साथ-साथ अपना करते रहो ताकि अच्छे से कवर अप होता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।